हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय रायप्रिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर। आज हम लोग सीआरपीसी के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको सबको विदित है, एलएलबी थर्ड ईयर में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 विषय चलता है। सीआरपीसी में चर्चा करने से पहले हमें विधि के बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। एलएलबी प्रथम वर्ष में आपने संविधान विषय के अंतर्गत विधि के बारे में पढ़ा। एलएलबी सेकेंड ईयर में आपने विधि शास्त्र विषय के अंतर्गत विधि के बारे में अध्ययन किया। विधि शास्त्र में आपने पढ़ा कि विधि का निर्माण कैसे होता है, विधि कितने प्रकार की होती है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 3 में विधि की परिभाषा दिखाई देती है। वहाँ पर लिखा है कि कोई भी विधि, उपविधि, नियम, उपनियम, आदेश, अध्यादेश या विधि का बल रखने वाली कोई भी रूढ़ि विधि शब्द के अंतर्गत आती है। अब हम बात करें कि विधि कितने प्रकार की होती है, तो विधि को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज सब्सटेंटिव लॉ एंड सेकेंड इज प्रोसीजर लॉ। सारभूत विधि और प्रक्रियात्मक विधि। सारभूत विधि क्या है? सारभूत विधि वह विधि है जो व्यक्तियों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों के बारे में बताती है। इसके अंतर्गत हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, वो ले सकते हैं। सेकेंड ईयर में आपने इंडियन पिनल कोड पढ़ा है, भारतीय दंड संहिता, वो भी ले सकते हैं। अब आता है सेकेंड लॉ, प्रोसीजर लॉ, प्रक्रियात्मक विधि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रक्रियात्मक विधि क्या होती है। तो इसका आंसर होगा, प्रक्रियात्मक विधि वह विधि है जो व्यक्तियों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों के निर्वहन की प्रक्रिया बताती है। अर्थात सब्सटेंटिव लॉ को लागू करने का क्या प्रोसीजर होगा, सारभूत विधि को लागू करने का क्या प्रोसीजर होगा, वो प्रक्रिया प्रक्रियात्मक विधि प्रोसीजर लॉ में बताई गई है। इस प्रकार विधि दो प्रकार की हुई, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ, सारभूत विधि और प्रक्रियात्मक विधि। अब क्वेश्चन हमारे सामने यह आता है कि जो सीआरपीसी है, यह सारभूत विधि है या प्रक्रियात्मक विधि? सारभूत विधि है या प्रक्रियात्मक विधि? तो सीआरपीसी मुख्य रूप से एक प्रक्रियात्मक विधि है, लेकिन इसके कुछ प्रावधान सारभूत विधि के भी हैं। जैसे गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, अभियुक्त के अधिकार, अपराधों का निवारण, भरण पोषण भत्ता की कार्रवाई आदि। अर्थात मुख्य रूप से सीआरपीसी एक प्रोसीजर लॉ है, लेकिन इसमें सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट भी है। सीआरपीसी का निर्माण भारतीय संसद या विधायिका के द्वारा अपनी विधायी शक्ति के प्रयोग में किया गया है।
सीआरपीसी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की तीसरी सूची का विषय है, जो कि समवर्ती सूची से संबंधित है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 साफ कहता है कि समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने की अधिकारिता या शक्ति जो है वो संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों को होती है। इसीलिए राज्य सरकारों के द्वारा भी समय समय पर अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किए गए हैं। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 354 का जो खंड 2 है वह यह कहता है कि अगर राज्य सरकार के द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति होना जरूरी है। 2002 में वीरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का मामला आया, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा कोई संशोधन किया गया था लेकिन उसमें राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ली गई थी। तो ऐसे संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब क्वेश्चन यह पैदा होता है, क्या उच्च न्यायालय के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा सीआरपीसी के प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा हाई कोर्ट के द्वारा सीआरपीसी के मूल प्रावधानों में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन सीआरपीसी की धारा 476 की शक्ति के प्रयोग में हाई कोर्ट प्रारूप विहित कर सकता है। अर्थात सम्मन का क्या प्रारूप होगा, वारंट का क्या प्रारूप होगा, आरोप का क्या प्रारूप होगा, ऐसा हाई कोर्ट के द्वारा विहित किया जा सकता है। और सीआरपीसी की जो दूसरी अनुसूची है उसमें प्रारूप दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि सीआरपीसी क्या है, अर्थात सीआरपीसी की एक परिभाषा क्या है। तो सीआरपीसी जो है दंड प्रक्रिया संहिता एक केंद्रीय अधिनियम है जो दंडिक मामलों में अन्वेषण, जांच एवं विचारण की प्रक्रिया विहित करता है। सामान्य सिद्धांत यह है कि दंड संहिता आईपीसी में जितने भी अपराध दिए गए हैं इनमें अन्वेषण, जांच एवं विचारण सीआरपीसी में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। लेकिन अगर किसी विशेष अधिनियम में अन्वेषण, जांच एवं विचारण के लिए अलग से कोई प्रक्रिया विहित की गई है तो उसका अनुसरण किया जाएगा। ऐसे भी स्थिति हो सकती है, मान लो विशेष अधिनियम है लेकिन विशेष अधिनियम में अलग से कोई प्रक्रिया विहित की हुई नहीं है, तो ऐसी दशा में हमें ये समझना है कि अब वापस से सीआरपीसी में जो प्रक्रिया दी गई है उसका अनुसरण किया जाएगा। अर्थात विशेष अधिनियम है तो और उसमें अलग से प्रक्रिया दी हुई है तो उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अगर विशेष अधिनियम में अलग से कोई प्रक्रिया दी हुई नहीं है
तो ऐसी दशा में CRPC में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। ओके, थैंक्स।